तौर पे ये कहा जा सकता है क्या कि किसी भी प्रकार की लिस्टेड एंटिटी, वो इक्विटी हो, लिस्टेड बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड है, किसी में कोई इंडेक्सेशन अभी नहीं मिलेगा, ये कहना ठीक है? हाँ, तो इंडेक्सेशन इक्विटी में तो नीरज जी लिस्टेड में तो था ही नहीं। मतलब अनलिस्टेड समझ के लिए मोटे तौर पे कुछ भी आप ले रहे हैं तो आप भूल जाओ कहीं कोई एक इंडेक्सेशन है। हाँ, सिंप्लीफाई एक कर दिया अप्रैल के सरकार बाद ने। नहीं, हाँ, 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा। अब सिर्फ रियल एस्टेट में बचा है हाँ। और जो फिजिकल एसेट्स है एक तरीके से उसमें रह गया है। और आई थिंक अनलिस्टेड इक्विटी में रह गया है जो भी टाइम पीरियड है। तो थोड़ा और बहुत कैपिटल गेन का डेफिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब हम बात कर रहे थे, जैसा भी आई थिंक संजय जी ने भी बोला कि कैपिटल टेन्योर गेन यूनिफॉर्म होना चाहिए। हम्म। वो और थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, एक सवाल और उसके बाद मैं फिर थोड़ा एसटीटी की तरफ जाऊंगा। ये मुझे बताइए सुनील सर, क्या ये बैंकों के प्रेशर में ऐसा सवाल दबाव लिया गया है क्या? भाई बॉन्ड मार्केट की भी तो आपको चिंता करनी है कि नहीं करनी है? आप मुझे एक सवाल बताइए, मान लीजिए कॉरपोरेट को बॉन्ड इकट्ठा करना है, पैसे जुटाने हैं, तो कैसे जुटाएंगे वो? रिटेल तो अब नहीं देगा, हमको टैक्सेशन फायदा नहीं, तो हम क्यों लेंगे, हम अपना और कहीं रिस्क लेंगे जाके। तो बॉन्ड मार्केट का क्या होगा? देखिए, बॉन्ड मार्केट में मैं समझता हूं कि डेफिनेटली आपको एक क्या फ्रीज हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट एनसीडी में भी ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था। खाली म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करेंगे तभी टैक्स मिलता था। अब इसमें गवर्नमेंट के लिए एक छोटा नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट ने नहीं रियलाइज किया। मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर निवेशक डायरेक्टली डालता है तो बेनिफिट नहीं आता था इंडेक्सेशन का, मगर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रही थी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे थे, वहां पे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो उससे पीपल वर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू टारगेट मैच्योरिटी फंड। अब वो एवेन्यू गवर्नमेंट के लिए बंद हो गया, तो अपने पैर पे थोड़ा कुल्हाड़ा मार दिया है इस गवर्नमेंट ने। जीसेक का डिमांड जो टारगेट मैच्योरिटी जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की साइज बन गई है आज टारगेट मैच्योरिटी की सेगमेंट, और जो जीसेक्स को बाय करके गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहा था, वो रूट अभी बिल्कुल बंद हो जाएगी ना। वो एक बात शायद गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। सोचेंगे सर, अभी सोचेंगे। गुरमीत साहब, आप इसमें को जोड़ेंगे? इसमें बॉन्ड मार्केट तो मुझे चिंता है, क्योंकि उसी को तो सरकार डेवलप करना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है जो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बहुत जगह वहां भी क्रेडिट देता है जहां इजी एक्सेस नहीं है बैंक को। तो उन पॉकेट्स में भी मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ गया था जब से कैटेगराइजेशन हुआ था क्रेडिट रिस्क फंड्स का। तो सेबी ने काफी हद तक मैंडेट जो है, या मैं रेगुलेटर की तारीफ करूंगा कि डिफाइन कर दिया था कि कहाँ आप क्रेडिट करेंगे, कहाँ आप उसको ट्रिपल ए रखेंगे, कहाँ, जैसा सुनील सर ने बोला कि टारगेट मैच्योरिटी में भी डिफाइंड है कि किसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इनफैक्ट ये तक डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा टारगेट मैच्योरिटी फंड, कि पीएसयू लेगा, कि स्टेट डेवलपमेंट लोन लेगा, या उसका कॉम्बिनेशन लेगा। उसकी मैच्योरिटी डेट भी डिटरमाइंड है। तो बहुत जगह बहुत ट्रांसपेरेंसी आई थी डेट म्यूचुअल फंड में। और भारत बॉन्ड जैसे जो पीएसयू बोरिंग के लिए एक तरीके का एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो, कि एक बास्केट के थ्रू बोरो करे रादर देन हर पीएसयू मार्केट को एक्सेस करे। तीसरा जी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इतना स्पेंडिंग है जो कि बजट में भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है, उसके लिए बॉन्ड मार्केट का रोबस्ट होना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग तरीके से बोरिंग उसमें कर रहे हैं, उसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है जो सब बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ सकता है। तो वहां भी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का और बाकी एआईएफ्स का कंट्रीब्यूशन है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। एक्चुअली इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है जो आप सब लोगों के ऊपर असर डालेगा, वो है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, उनमें बढ़ा दिया गया 25% के लिए। तो हमारे साथ कमलेश जी हैं, जो एक्सचेंज की ब्रोकर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कमलेश जी, कैसा लगा आपको ये फैसला? सही है? फैसला तो गवर्नमेंट ने लिया है, बट ये मार्केट के लिए सही नहीं है। हमारी मार्केट डेवलप हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और इंडिया में काफी इंट्राडे ट्रेड भी होते हैं जिसमें मार्जिन वेफर थिन होते हैं। तो वो सब
चीज में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, लिक्विडिटी और डेप्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो नए लोग जुड़ रहे थे उनके लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो भी दूसरी मार्केट की ओर रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो एक लेवल के बियॉन्ड चले गए हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज। जब एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, तभी 500 रुपए का रेट था, 500 रुपीज, और आज 6250 तक पहुंच गया है ऑप्शंस के अंदर। और तब है ये एसटीटी लगाया था लॉन्ग टर्म की जगह पे, कि लॉन्ग टर्म में रिलीफ दी गई थी, लॉन्ग टर्म टैक्स को एबोलिश किया गया था तभी। तो वो वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल तो आ ही गया है और एसटीटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। दूसरा, ये जो तभी 2004 में 88E का बेनिफिट मिलता था, कि इसको हम एडवांस टैक्स की तरह गिनते थे, टीडीएस की तरह गिनते थे, और ये हमें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसमें बाद मिलता था। अब ये बेनिफिट भी निकल गया है। और डेरिवेटिव में तो ये जो प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको बिजनेस इनकम ही गिनते हैं, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ डबल टैक्सेशन वाला केस बन गया है। ओवरऑल आप देखोगे तो 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट लेवीज में ही चली जाती है। ब्रोकरेज एकदम बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गई है। तो ब्रोकरेज के कंपेयर में ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और गवर्नमेंट लेवीज है वो काफी बढ़ गई है, विच इज नॉट ए हेल्दी साइन। एक लेवल तक रीजनेबल चार्ज हो दैट एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, और कई तरीके की स्ट्रेटेजी से वो वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, लिक्विडिटी और डेप्थ जनरेट कर सकते हैं। बट ये चार्जेस जो है इसको जरूर रिव्यू करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। एसटीटी सिर्फ एक जरिया है टैक्स कलेक्शन करने का। इसके अलावा भी हम जीएसटी भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल भरते हैं, हम बिजनेस इनकम पर भी टैक्स भरते हैं। तो अगर वॉल्यूम कम होगा या इफेक्ट होगा या कम ग्रो होगा रादर, तो उससे बाकी सारी जगह भी नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन में। अगर वो बिजनेस इनकम ही कम हो जाएगी तो उनका तो जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स से नुकसान होगा। तो ये कैपिटल मार्केट के लिए हेल्दी साइन नहीं है। कैपिटल मार्केट अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी। कैश मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी डिप हुए हैं, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है। अंडरलाइंग मार्केट में वॉल्यूम कम होना एक चिंता की बात है। तो कैश मार्केट में जहां ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, अब एसटीटी की वजह से ये और प्रेशर डालेगा। तो ओवरऑल आई वुड से दैट दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। संजय जी, ये आपसे सवाल है मेरा कि जैसे बिग पिक्चर हम लोग देखें तो जो कैपिटल मार्केट है उसको लेकर के सरकार का मुझे अप्रोच कई बार समझ में नहीं आता है। कि जैसे एक तरफ तो आप, ये बात सही है कि बहुत बड़ी मात्रा में आजकल फ्यूचर ऑप्शंस में लोग ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत रिस्क होता है, तो सरकार हो सकता है मन में थोड़ा डिस्करेज किया जाए, खूब बढ़ा दे एसटीटी, लेकिन वही मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। अदरवाइज आपका मार्केट बहुत ड्राई हो सकता है। तो आपको मार्केट मेकर्स भी चाहिए, इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की हैवी टैक्सेशन करके फिर आपने एक दूसरा झटका, उससे पहले इंडेक्सेशन कर दिया, तो आपका अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मार्केट इसको लेकर कि ये जो लगातार इस तरह के फैसले हो रहे हैं? आपने जब कैपिटल गेंस लगा रखा है दोनों शॉर्ट लॉन्ग, तो फिर एसटीटी इतना बढ़ाने क्या मतलब है? तो देखिए, सरकार के जो पॉलिसी